मित्रों नमस्कार। मैं शंभुनाथ शुक्ल अपने YouTube चैनल शंभु के तीर में आप सबका स्वागत करता हूँ। ये आज का रोज़ मैंने तय किया था कि किसी एक विषय पे मेरे एक कमेंट हुआ करेंगे, तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ों पर बोलना चाहता हूँ जो हमारे समाज में हर जगह दिखती हैं। जैसे जो समाज में तनाव आज दिखते हैं, पारंपरिक मूल्यों के खिलाफ हम सब खड़े हो जाते हैं और अचानक एक पीढ़ी एकदम से समाज से बहिष्कृत करने जैसी स्थिति में कर दी जाती है और एक पीढ़ी सोचती है कि जो उसके विचार हैं, जो उसका सोच है वही सही है। दूसरे के विचार, हमारी पुरानी पीढ़ी के विचार बिल्कुल फिजूल के थे। ख़ास तौर पे महिलाओं के संदर्भ में मान के चलाता है जो एक नया एक तरह का ये फेमिनिस्ट महिलावादी आंदोलन है जो पुरुषों के पैरेलल खड़ा हो गया है, वो कई और भी गड़बड़ियाँ करता है। जैसे मैं एक कहानी का जिक्र करना चाहता हूँ इस जगह पर। मैं जब बीएससी में पढ़ता था तो एक जनरल हिंदी भी सब्जेक्ट होता था। जनरल हिंदी या इंग्लिश भी लेनी पड़ती थी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलावा जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश पढ़नी पड़ती थी। तो मैंने जनरल हिंदी ली हुई थी। उसमें एक कहानी हम लोग पढ़ाई जाती थी, उषा प्रेमवदा की वापसी। उसमें एक सज्जन है जिनका नाम गजाधर बाबू है। वो कहीं दूर किसी एक रेलवे स्टेशन में इंचार्ज है, नहीं रेलवे स्टेशन मास्टर है, किसी छोटे से रिमोट एरिया के स्टेशन में। अब जो इस तरह के लोग होते हैं, ख़ासतौर पे जो रेल विभाग की नौकरी होती है और दूर दराज जिनको रहना पड़ता है, वो अपना परिवार तो साथ में रख नहीं पाते क्योंकि वहाँ तो जंगल होता है। ऐसे एक नहीं, असंख्य स्टेशन आपको हर जगह दिखाई पड़ जाएंगे। ख़ास तौर पे जो लोग सेंट्रल या सदर्न रेलवे में देखा जाए तो ऐसे बहुत से जंगल पहले हुआ करते थे। जैसे मैं देखता था कि झांसी के बाद बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशन एकदम जंगलों में थे। तो वहाँ स्टेशन मास्टर क्वार्टर तो मिलता है, पर उस क्वार्टर में अकेले वो रहता है, एक आध चपरासी रहते हैं। तो एक उनका चपरासी है जो उनकी सेवा करता है और वो रहते हैं। कभी कभी छुट्टी लेकर वो अपने घर आते हैं शहर में, जहाँ उनकी पत्नी है, उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और लड़की। सब बड़े खुश होते हैं। तो और जितने दिन वो शहर में रहते हैं अपने परिवार के साथ, गजाधर बाबू भी खुश रहते हैं, उनकी पत्नी भी खुश रहती हैं। मनोविनोद में बहुत सारी बातें होती हैं। अच्छा लगता है। गजाधर बाबू के जैसे जीवन में एक चैतन्य सा लौट आता है कि एक नीरस जिंदगी से वो एक ऐसी ज़िंदगी में आए हैं जहां उनका परिवार है, जहां उनके लोग हैं, उनके साथ बैठ के उनको अच्छा लगता है। फिर वो लौट जाते हैं, फिर वही नीरसता, फिर वही उनका जो नौकर गणेशी है वही उनका भोजन बना देता है, जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी कर देता है। जैसे चाय बनाना टाइम पे खिलाना पिलाना और ये सब काम कर देता है। पर ये जीवन एकदम एकांत एकरस जीवन था। अक्सर गजाधर बाबू बोर हो जाते हैं। 39 साल के सेवा काल के बाद जब वो रिटायर होते हैं, तब वो अपने शहर में, अपने घर में स्थायी तौर पे जाकर बसने की सोचते हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चे, जिसमें से बेटे की शादी हो गई है, बहू भी आ गई है, दोनों बच्चे भी हैं, बेटी भी है। बेटी की शादी अभी नहीं हुई है। तो जब वो सब घर पहुँचते हैं तो नौकर उनको विदा करके उदास हो जाता है कि अब पता नहीं साहब कब मिलेंगे आप, और देखिए मेरी पत्नी ने आपके लड्डू बना के भेजे हैं। वो अपने घर पहुँचते हैं, पाते हैं कि वो जब घर पहुँचते हैं अचानक, तो उनकी बेटा जो है वो किसी फिल्म की नकल करते हुए डांस कर रहा है। बेटी जो है वो अपने दूसरे चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में मगन है, उसको भी डांस या गाना गाने मगन है। बहू अस्त व्यस्त कपड़ों में बैठी हुई है, वो भी उसको ये भी नहीं सोच पा रही कि कोई घर में आया हुआ है। वो बिना खखारे घर में पहुँचते हैं। पहले एक चलन था कि जब कोई बुजुर्ग घर में आता था तो खखार देता था, ताकि इस तरह करके, ताकि वो जो
घर की बहुएं हैं वो आड़ में हो जाएं या पर्दा कर लें। तो बहू भी जब वो आ जाते हैं तो अनमने ढंग से वो सिर्फ सर पे पल्लू कर लेती है और चली जाती है वहाँ से। और बेटा अचानक नाच बंद कर देता है और बेटी भी गाना बंद करती है। सबको ही लगता है ये बूढ़े व्यक्ति क्यों आ गया। किसी को नहीं महसूस होता कि वो उनका पिता है, जितने इतने वर्षों तक उनका सारा खर्चा पानी उठाया है, आज भी वो सबका खर्च उठा रहे हैं, नियमित तौर पे सारी अपना वेतन जो है वो भिजवा देते हैं। ये क्यों हो रहा है? तो बहुत दिन तक वो देखते हैं कि धीरे धीरे पता लगा उनकी पत्नी बार बार रोती हैं कि देखो मेरे पास सब काम मुझे ही करने पड़ते हैं, ना लड़की कुछ करती है ना बहू कुछ करती है। तो कहते हैं ठीक है, आज से सुबह का खाना बहू बनाए, शाम का खाना लड़की बनाए। दोनों खाना नहीं बना पाती, दोनों सत्यानाश करके धर देती हैं और दोनों मन मन में कुड़ते हैं। वो कहते हैं घर का खर्च अधिक हो रहा है तो नौकर को निकाल देते हैं। तो वो लड़का चिढ़ जाता है और कि अब हमें काम करना पड़ेगा, जबकि लड़का जॉब में नहीं है। अंत में होता ये कि उनकी चारपाई एक स्टोर में डाल दी जाती है जहाँ निकलने तक की जगह नहीं है और उनसे कहा जाता है कि यहीं अब तुम रहो। वो सुबह ऑफिस चले आते हैं, पत्नी भी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। उसको भी लगता है ये जीवन में जैसे व्यवधान पड़ रहा हो, अभी तक वो निश्चिंत जीवन जी रही थी, अब पता नहीं कहाँ आ गई है। तो ऐसी स्थितियों में वो गजोधर बाबू बहुत दुखी हो जाते हैं। अंत में एक दिन वो बताते हैं घर में कि उनको एक चीनी मिल में नौकरी मिल गई है, अब वो घर छोड़ के जा रहे हैं। पत्नी से कहते हैं क्या तुम चलोगी, यहाँ बहुत परेशान होती हो। पत्नी मना कर देती है क्योंकि उसको उसका जीवन भी बच्चों के साथ बसा हुआ है, चाहे भले वो तकलीफ दें या सुख दें। पत्नी नहीं जाती है। गजोधर बाबू जब चलने लगते हैं तो घर में सब लोग उत्साहित हैं, सब उनको इनके लिए लड्डू बनाता है, कोई मिठाई ले आता है, कोई उनको लिए रिक्शा ले आता है कि इक्का की जाइए अब विदा होइए। गजेंद्र बाबू फिर अपनी उसी पुरानी जीवन में लौट जाते हैं जैसा जीवन वो बिताते रहे हैं। तो ये कहने का आशय ये है कि कैसे मूल्य जो नष्ट हो रहे थे उनको उषा जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा है। उषा जी के बारे में उषा प्रियमवदा हिंदी की उन शुरुआती कहानीकारों में हैं जिन्होंने एक तरह से स्त्री अस्मिता के लिए सबसे पहले लड़ाई शुरू की थी। आज के तो नारीवादी आंदोलन जो है उनके बहुत बाद में आए हैं। उन्होंने अपना नाम जो है उषा और उसके साथ प्रियमवदा लगाया था। प्रियमवदा उनकी माँ का नाम था, मूल नाम उनका उषा सक्सेना था। वो कानपुर की रहने वाली थी, उन्होंने उषा प्रियमवदा लिखा था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंग्लिश से एमए किया, पीएचडी की, फिर दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज में वो प्रोफेसर हुई। एक किताब भी उनकी, कई उपन्यास लिखे जिनमें एक कुछ हैं 55 खंबे लाल दीवारें, जो शायद उसी LSR यानी लेडी श्री राम कॉलेज पर लिखी गई है। इसके अलावा रुकोगी नहीं राधिका तो अद्भुत है। तो अगर स्त्री अस्मिता के आंदोलन की बात की जाए तो उषा जी शायद सबसे पहली हिंदी साहित्यकार हैं जिन्होंने इसके लिए एक आंदोलन शुरू किया। पर इसके बावजूद पुरुषों के एक स्त्री को सत्ता मिले वो एक अलग चीज़ थी। हम पुरुष जैसे हो जाएं ऐसा शायद उन्होंने नहीं सोचा कभी। तो एक ऐसी कहानीकार की, जब ये उपन्यासकार साहित्यकार की जब कहानी मैंने पढ़ी और तब से मुझे आज तक याद थी, आज फिर मैंने उसे पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैं उनकी पुस्तक भी मेरे पास है कि कितना उनकी रुकोगी नहीं राधिका भी मैंने पढ़ा है, उनका उपन्यास बहुत ही अद्भुत पुस्तक है। तो आज मैं सोचता हूँ कि पहले किस तरह के जो हिंदी में इस तरह के आंदोलन थे वो कितने सुविचारित थे। आज जो इस तरह के स्त्रीवादी आंदोलन है वो वैचारिक संघर्ष के हैं कि नहीं एकदम ख़त्म कर दो, वो ख़त्म करने को नहीं देती। वहाँ उस वापसी कहानी में उनकी सहानुभूति गजाधर बाबू से है, ये सहानुभूति अब नहीं दिखाई पड़ती है। अब तो एक जरा से मैंने एक बात कह दी थी, उस पर हंगामा मच गया था कि मैंने कहा भाई महिलाओं को भी रसोई में ठीक है मशीनों से वो काम लें, लेकिन सिलबट्टा जो था कई बार कई चीज़ों में सहायक बनता था, जो उस पर हंगामा कर दिया गया। और मुझे कहा गया कि पुरुष तो आराम करते हैं। अरे भाई मैं आराम नहीं करता, मैं भी घर के सारे काम करता हूँ, नौकरी भी करता हूँ, साग सब्जी भी लाता हूँ। घर में कोई सहायिका ना आए तो पत्नी को सारे काम करने पड़ते हैं। मुझे पता है उनके अब पैरों में तकलीफ है, इसे मैं भी उनकी मदद करता रहता हूँ। तो जीवन, मेरा कहने का आशय ये है कि जीवन पारस्परिक सामंजस्य से चलता है। जीवन एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों में खड़ा करके परस्पर भिड़ने से नहीं चलता। तो जो आज के स्त्रीवादी आंदोलन है वो कैसे समाज को
एक तरह से विखंडनवाद की तरफ ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ पुरुष जो हैं वो बजाय अपने परिवार में सहानुभूति रखने के, अपने परिवार से सामंजस्य बिठाने के, वो अपने मस्त हैं, कोई दारू पी रहा है, कोई परिवार से विखंडन की बात कर रहा है। तो ऐसे समाज में कैसे चीज़ें पनपेंगी, इस पर मैंने आज सोचा था, वो मैंने बोला। और दूसरी दोस्तों ये भी बता दूं कि आज जो पिछले 1 साल से ऊपर, 1 साल 14 या 15 दिन हो गए, यानी 26 नवंबर 2020 से शुरू हुआ किसान आंदोलन आज समाप्त हुआ। दोनों तरफ से पारस्परिक सहमति बनी और 12 तारीख को किसान अपना मोर्चा उठा लेंगे। यहाँ से गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर जो दिल्ली के हैं वहाँ से मोर्चा अपना धरना उठा लेंगे। और ये बहुत अच्छी सूचना है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया, सरकार भी झुकी, किसानों की मांगें मानी गई और किसान भी जीते। ये इसलिए ऐतिहासिक था कि इतिहास का ये पहला आंदोलन है जो इतने शांतिपूर्ण तरीके से और इतने लंबे अरसे तक चला। पंजाब और हरियाणा के किसान इसमें विशेष बधाई के पात्र है, खासतौर पर सिख किसान। उन्होंने कहा भी कि हम प्रधानमंत्री के आभारी हैं और आप सब लोगों के आभारी हैं, और उस जनता के भी जिनको हमारे कारण कष्ट उठाने पड़े क्योंकि रास्ते बंद थे, और हमारी मांगें मानी गई। ये हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने विनम्रता दिखाई, ये भी अच्छा लगा। तो यानी इसको अब पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो जीत और हार के दृष्टि से ले रही हैं। हमें इस तरह से नहीं है, हमें ये मानना चाहिए कि एक आंदोलन अपनी पूर्णता को पहुंचा कैसे, दोनों पक्ष यानी बजाय संघर्ष करने के लिए अगर आपसी सामंजस्य से चीज़ें निपटा ली जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, आज का बात बस इतनी ही। नमस्ते, धन्यवाद।